हितों की जमा पूंजी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो हुआ वो देश में शायद कभी नहीं हुआ होगा। जी हां, जो हुआ वो कभी नहीं हुआ होगा। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने क्या किया। ममता बनर्जी, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी के कई मंत्रियों के घर से, मंत्रियों के जानकारों के यहां से नोटों के पहाड़ निकले थे। करोड़ों रुपए, 50 करोड़ रुपए एक पूर्व टीएमसी के जो मंत्री थे, ममता के करीबी, टीएमसी में नंबर 2 की जिनकी हैसियत थी, उनके घर से नोटों के पहाड़, उनके करीबी के घर से नोटों के पहाड़ निकले थे। पैसा इस कदर घर में बिखरा पड़ा था कि गिनने में भी बड़ी मुश्किल हुई। नोट मिले थे, इसके अलावा सोने के जेवरात मिले थे। यहां तक कि उस फ्लैट में बाथरूम के अंदर भी नोट और सोने के जो जेवरात थे भरे पड़े थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो ईडी और सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है ना, उसमें एक जो है एक व्यवसायी के घर से, उसके घर के नीचे, पलंग के नीचे से 17 करोड़ रुपए मिले। 17 करोड़। और जो टीएमसी के जो पूर्व मंत्री और टीएमसी के नेता हैं, उनके जो करीबी के यहां से जो पकड़ा गया, करीब 50 करोड़ रुपए नोट मिले। तो जब यह सब कुछ हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी अब भ्रष्टाचार से लड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने इशारा भी दिया था, उन्होंने कहा था अपने मंत्रियों को, अपने टीएमसी के नेताओं को कि भ्रष्टाचार नहीं करो। उन्होंने ऐसा कहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी अब भ्रष्टाचार से लड़ेंगी। लेकिन यह क्या हुआ? पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया सीबीआई और ईडी के खिलाफ। मैंने कहा देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब लड़ना था भ्रष्टाचार से हो रही थी काली कमाई, तो ईडी और सीबीआई से शुरू कर दी लड़ाई। दो टूक में आज हम यही विषय पे चर्चा करेंगे। हालांकि इस प्रस्ताव का कानूनी रूप से कोई मायने नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से हैं, और साथ साथ इसके और भी कई मायने हैं। क्या इस तरह का प्रस्ताव पारित करके टीएमसी, सीबीआई और ईडी को कोई मैसेज दे रहे हैं? उनको दबाने की कोशिश है, उनकी कार्रवाई रोकने की कोशिश है, या फिर यह एक राजनीतिक लड़ाई है? राजनीतिक तौर पर ममता दीदी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है केंद्र सरकार को कि हमसे मत टकराओ। यह कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए यह रिपोर्ट देखिए। इन दृश्यों को आप शायद ही कभी भूल पाएं, जब ममता बनर्जी के खासम खास टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की महिला मित्र के एक फ्लैट से ईडी ने नोटों के पहाड़ और सोने के जेवरात बरामद किए थे। टीएमसी नेता के मित्र की कोलकाता के 2 फ्लैट से ईडी ने करीब 50 करोड़ नकदी और 5 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया था। ये काली कमाई इतनी ज्यादा थी कि फ्लैट के बाथरूम में भी सोना छिपाया गया था। इसके अलावा भी ईडी ने पश्चिम बंगाल में कई जगह छापेमारी और कार्रवाई करके करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद टीएमसी की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़नी थी, लेकिन ऐसा न करके ममता ने उल्टा ईडी और सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता के नेतृत्व में टीएमसी सरकार ने बाकायदा ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। ये शायद देश में ऐसा पहला मामला है जब किसी विधानसभा ने इन केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। हमारे जितने सेंट्रल एजेंसीज हैं वो निरपेक्षता से काम करें, मगर ये उपलब्धि हो रहा है जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं जैसे बंगाल, यहाँ पर पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है।
इसके खिलाफ ये रेजुलेशन है। बहुत गंभीर जो केस है उसको इनको लगाना चाहिए। ये एक के बाद एक सिर्फ मिसयूज ऑफ पावर करके सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये गलत है। इसी के खिलाफ आज यहाँ पर रेजुलेशन हुआ। हालांकि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि इस प्रस्ताव के कोई मायने नहीं हैं। देखिए, इसका कोई लीगल कस्टडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी नहीं है। ये भाषणबाजी है। जैसे बंगन नाम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, विधान परिषद का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये भी नहीं होने वाला है। ये सच है कि कानूनी रूप से इस प्रस्ताव के कोई मायने नहीं हैं और ये अजीबोगरीब प्रस्ताव पारित करने के बाद ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो नहीं मानती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। ममता का इशारा विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ ही है, क्योंकि शुभेंदु ने कुछ ही दिन पहले दावा किया था कि उनके पास दस्तावेज हैं कि टीएमसी के 99% नेता भ्रष्ट हैं और वो जल्द ही ईडी को तृणमूल कांग्रेस के 100 नेताओं की आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज सौंपेंगे। ये नेता नहीं है, लुटेरा है। ये चलेगा। मोदी जी का जो स्लोगन, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये चलेगा। टीएमसी का सब भ्रष्ट नेता को अंदर जाने पड़ेगा। ममता बनर्जी अपनी उसको सोच है, जो बंगाल एक कंट्री है, ये देश की एक प्रोविंस नहीं है, पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसकी चीफ मिनिस्टर ममता जी है। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि ममता दीदी दरअसल किसी एक देश की प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि कुछ लोग ये भी अब कह रहे हैं कि आज आपने सीबीआई ईडी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, कल को आप देश की अदालतों के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। सवाल यह है कि ये सब कैसे चलेगा, ऐसी सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है। जी हां, बड़ी खबर है बंगाल के संदर्भ में, एक ब्रेकिंग न्यूज, वो भी आपको बता दूं। सीबीआई ने एसएससी स्कैम में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुबरीश भट्टाचार्य को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसएससी अध्यक्ष रह चुके हैं सुबरीश भट्टाचार्य, बड़ी बात है। सिटिंग वाइस चांसलर हैं वो। ममता बनर्जी ने उन्हें बनाया था नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया। एसएससी स्कैम में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं सुबरीश भट्टाचार्य, सिटिंग वाइस चांसलर हैं और सिटिंग वाइस चांसलर को गिरफ्तार किया गया है। एसएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके घोटाले को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। ममता बनर्जी ने उन्हें नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया था। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है बंगाल के संदर्भ में, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। तो ईडी और सीबीआई लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है। क्या मायने हैं इसके, इसी पर चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक का मेरा सवाल, टीएमसी को जब अपने भ्रष्ट नेताओं से लड़ना था, तब सीबीआई और ईडी के खिलाफ क्यों ममता ने खोला मोर्चा? यह मेरा आज का सवाल। टीएमसी को जब अपने भ्रष्ट नेताओं से लड़ना था, तब सीबीआई और ईडी के खिलाफ क्यों ममता ने खोला मोर्चा? मेरा आज का सवाल है। और मेरे साथ 4 मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ सौरभ सिकदर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ सिकदर जी, पश्चिम बंगाल बीजेपी के। मेरे साथ स्वयं पुरोहित जी जुड़े हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं स्वयं पुरोहित जी। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं करनाल सिंह जी, जुड़े हुए हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं ईडी के। और मेरे साथ प्रकाश चंडालिया जुड़े हैं, राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं, पश्चिम बंगाल के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं शुरुआत में, क्योंकि ये राजनीतिक चीज़ें भी हैं इसमें और बाकी विषय भी हैं, मैं शुरुआत करूंगा। और मैं आज चाहूँगा कि शुरुआत में ये जो कुछ हुआ है, इसके मायने जो है 2-2 मिनट में बीजेपी और टीएमसी, मैं आपको घड़ी स्क्रीन पर आएगी और मैं चाहूँगा टीएमसी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता 2-2 मिनट अपनी बात रखें। उसके बाद इस डिबेट को मैं ओपन करूंगा, ताकि 2-2 मिनट में आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे सकें।
तो मेरा पहला सवाल जो है मेरा जो है स्वयं पुरोहित जी से है। स्वयं पुरोहित जी, मेरा सवाल यह है कि जब ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी तब ममता दीदी ने खुद एक बार कहा था कि कुछ लोग पार्टी में हैं जो भ्रष्ट हैं। हालांकि उन्होंने 1% कहा, जितना भी कहा, उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, और उन्होंने नेताओं को ये कहा था कि भाई इस तरह की चीज़ों में नहीं लिप्त हों। तो ऐसा लग रहा था कि अब ममता दीदी भ्रष्टाचार और या जो पार्टी में या बंगाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो लोग घिरे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, लेकिन वो कार्रवाई करने की बजाय अब ईडी और सीबीआई को निशाने पर ले लिया जाते हैं। क्यों? आपका समय शुरू होता है, 2 मिनट आप अपनी बात रखिएगा। जी जी जी, धन्यवाद जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने एकदम क्लियर कट अपनी बात में कहा था कि हमारी दल के 99.99% कर्मी है जो सेवा भाव से राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी अगर टीएमसी के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर वेल प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाता है तो दल में कोई भी जगह नहीं है उस व्यक्ति की। रही बात ईडी और सीबीआई के बीच में आज जो ये पास हुआ, पारित किया गया 169 के रूल के साथ में, तो उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, हम लोग सीबीआई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, खिलाफ है कि वो जो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, बहुत से ऐसे मामले हैं जिसके अंदर में चिट फंड घोटाले में जो मेन अभियुक्त थे उन्होंने इनका नाम भी लिया, शुभेंदु अधिकारी तक का नाम लिया। उनके खिलाफ में पार्टी कुछ भी नहीं, ईडी सीबीआई कोई जांच नहीं कर रही है। आपके येदियुरप्पा के अगेंस्ट में आज एफआईआर दर्ज हुई है। मैं पूछना चाहता हूं ईडी सीबीआई के इनके जो भी नेता है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। ये जो एक तरफा कार्रवाई, और ये सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं है, ये सभी विपक्षी पार्टी, सभी विपक्षी दल, जो विपक्षी दल इस देश के अंदर में है, वो उनको जिस तरह से सत्ता हथियाने के लिए दबाया जा रहा है, सत्ता हथियाने के लिए जिस तरह से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत इस्तेमाल देश के अंदर में तानाशाही की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने क्लियर ये भी आज कहा है कि देखिए, हो सकता है इसके अंदर में हमारे प्रधानमंत्री जी का रोल नहीं हो, मगर कुछ लोग हैं जो सत्ता लोलुपता के कारण सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने देखा नारायण राणे, आपने देखा आसाम के जो मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ इन्होंने बुकलेट जारी की थी करप्शन की, आज उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। तो इन सब के बारे में कब सीबीआई ईडी काम करेगी? तो ये जो कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो इसके अंदर में सिर्फ करप्शन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि देश के अंदर में गणतंत्र को कैसे बचाया जाए। इस गणतंत्र को बचाने के लिए इस तरह के बिल पास कर दे। संविधान के अंदर में देखिए, ये आवाज उठाने वाली पूरे देश में एकमात्र महिला नेत्री है ममता बनर्जी, उनका नाम ममता बनर्जी ने गणतंत्र की रक्षा के लिए ये मुद्दा उठाया है, ये बिल उठाया। ओके सर, आपका वक्त हुआ। आप कह रहे हैं गणतंत्र की रक्षा के लिए, मैं इसको समझूंगा कि इस बिल से गणतंत्र की रक्षा कैसे हो जाएगी, ये भी समझूंगा मैं। लेकिन पहले जो आपने बात उठाई, तो मैं सौरव सिकदर जी आपके पास आ रहा हूं, और 2 मिनट में मैं चाहूँगा कि इसको आप कैसे देखते हैं कि विधानसभा में, क्योंकि मैं फिर मेरी जानकारी के अनुसार ये पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि कोई विधानसभा जो है ऐसे केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है। स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ होती नहीं, सारे विपक्ष को आप लोग समेटते हैं, तो इसलिए जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया गणतंत्र को बचाने के लिए। तो सौरव सिकदर जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आपका वक्त शुरू होता है अब। देखिए, जैसे एक कहावत है कि डूबते हुए क्या तिनके के सहारा भी ढूंढते रहते हैं, जो नाव डूब जाते हैं। तो अभी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र प्रयास है किसी भी तरह से ये ईडी सीबीआई से बचे, और जो इसका करप्शन का, इसका दुर्नीति का कच्चा चिट्ठा ईडी और सीबीआई ने खोल के देश के लोगों के सामने रख दिया, उससे अपना छवि को कैसे बचाया जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी सीएम बने थे तो पूरा कलकत्ता में एक होर्डिंग देखा जाता था, सततार प्रतीक ममता बनर्जी, अर्थात सच्चाई का प्रतीक ममता बनर्जी। आज वो होर्डिंग क्यों नहीं दिखते हैं? जब से ये शारदा नारदा में उसके एक एक मंत्री, एक एक लीडर और उसके जो करीबी है सब एक्सपोज होते गए, जेल जाते गए, तो वो पोस्टर कलकत्ता शहर से गायब हो गया। आज वो लगाते ही नहीं है, क्योंकि आज लगाएगा तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर। दूसरी बात है कि भैया ईडी और सीबीआई में अगर आपने कुछ किया नहीं है
तो उसको सामना करने के लिए क्या दिक्कत है? क्यों ईडी या सीबीआई किसी को नोटिस करते हैं? माननीय कर्नल सिंह जी है यहाँ पे वरिष्ठ आईपीएस जो ईडी को हेड करते थे। मैं सर को भी पूछना चाहता हूं कि सर, मैंने अगर कोई गलती नहीं किया तो हम बचने के लिए कोर्ट के द्वार क्यों खटखटाएंगे? हम क्यों, हमारा जो पेशगी है वहां पे, वो पेशगी को रोकने के लिए कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वार घूमते रहेंगे? क्या हम कलकत्ता में नहीं जाएंगे? हम दिल्ली में नहीं जाएंगे? हमको यहां बुलाया जाए, हमको बुलाया जाए? अरे मेरे खिलाफ, अगर मैं जानता हूं मेरे खिलाफ कुछ है नहीं, मेरे को जहां भी बुला, मैं भारत का नागरिक हूं, भारत का कहीं पे भी बुलाए मैं जाके सामना कर दूं और सीधा बोलूं कि मेरे खिलाफ है क्या? तो ये डर किस बात का? ओके, आपका ओके सौरभ जी, ओके आपका समय 2 मिनट का शुरुआती स्टेटमेंट के लिए पूरा हो। हालांकि एक सवाल कहा मैं, प्रकाश जी 1 मिनट रुकिएगा, कुछ सवालों का जवाब अभी दोनों तरफ से आना बाकी है, लेकिन ये कार्यक्रम के शुरुआती रिमार्क थे। मैं बाकी जो सवाल आ रहे हैं, चाहे सवाल आ रहे हैं कि भाई बीजेपी नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होता, सौरभ सिकदर जी से सवाल पूछूंगा, तो स्वयं पुरोहित जी से ये भी सवाल कि भाई गणतंत्र कैसे बच जाएगा, और सवाल है कि वो जो नोटों के ढेर ईडी ने बरामद किए थे, जो नोटों के पहाड़ देखे थे, वो तो भैया सच्चाई थी ना, तो उसको लेकर के क्यों नहीं हम माने कि ईडी सच्ची कार्रवाई कर रही है। लेकिन प्रकाश जी आपके पास आऊँ उससे पहले मैं करनाल सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। सर ये जो कुछ ये प्रस्ताव इस तरह से पारित हुआ, हम समझ रहे हैं कि इसका कानूनी रूप से कोई मायने नहीं है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि ईडी और सीबीआई कार्रवाई करना बंद कर देगी या फिर सीबीआई ईडीआई का घुसना पश्चिम बंगाल में बंद हो जाएगा। लेकिन सवाल इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इससे ये कोई मैसेजिंग है सीबीआई ईडी को कि भाई वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर उनको कोई डराने के लिए कि उनकी वो अपनी कार्रवाइयाँ कुछ क्या मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से कोई दबाव पड़ सकता है ईडी सीबीआई पर इस प्रस्ताव के पारित करने का? सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो काम कर रही हैं वो एविडेंस के बेस पे काम कर रही हैं। जैसे पैसे की रिकवरी हुई, काफी अमाउंट रिकवर हुआ वहां से, तो जो लोग क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो डरने का इसमें सीबीआई और ईडी के ऑफिसर्स इस प्रस्ताव से, मेरे विचार से बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव का बेसिक पर्पस है परसेप्शन क्रिएट करना, और ताकि जो इनके आदमी हैं जो इन्वॉल्व हैं करप्शन में, एक मैसेज दें कि नहीं जी वो तो कोई गलत तरीके से उनको हरास किया जा रहा है, जो कि सत्य नहीं है, केवल परसेप्शन मैनेजमेंट की कोशिश है। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर आप, परसेप्शन मैनेजमेंट की कोशिश है, लेकिन और जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां, और वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह से राजनीति में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ईडी ने जो नोटों के पहाड़ दिखाए थे, आप कैसे परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि वो जो है दरअसल वो कार्रवाई जो है यूं ही। और मैं एक आंकड़ा भी दे दूं आपको, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, वो ये है कि ईडी ने पिछले 3 महीनों में, बीते 3 महीनों में ईडी ने जो पश्चिम बंगाल में और झारखंड में जो कुछ जगह पर जो छापेमारी की है ना, ईडी ने 100 करोड़ रुपए, कान खोल के सुनिएगा, 100 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किया। और मैं पहले आपको बता चुका हूं पिछले कुछ सालों में ईडीआई 1 लाख करोड़ रुपए रिकवर कर चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि ईडीआई जो ट्रैक पे जा रही है वो सही जा रही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में कि ईडी ने अब तक, चाहे वो दिल्ली में सत्येंद्र जैन को पकड़ा, लोगों ने कहा कि भैया वो तो निर्दोष थे, आम आदमी पार्टी ने कहा वो तो निर्दोष थे, लेकिन अदालत ने कहा कि शुरुआती जो प्रमाण है वो साफ दिखता है सत्येंद्र जैन दोषी हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे स्वयं पुरोहित जी, तो महाराष्ट्र में भी यही बात की थी उद्धव ठाकरे ने, एनसीपी ने, कि भैया ईडी गलत कार्रवाई कर रही है। लेकिन चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो फिर जो है संजय राउत हो, दोनों मामलों में कोर्ट ने शुरुआती जांच में माना कि भैया इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। तो करनाल सिंह जी जो कह रहे हैं ना कि वो सबूतों के आधार पर काम करते हैं, तो वो तो बात होती है। लेकिन इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, प्रकाश जी आपका कमेंट। कुल मिलाकर ये परसेप्शन की लड़ाई है, लेकिन इसका मायने ये भी है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है, खासकर ईडी सीबीआई, लेकिन मैं ईडी की कार्रवाई, क्योंकि सीबीआई की कार्रवाई में बहुत चीजें दिखती नहीं, ईडी की कार्रवाई में नोट दिखते हैं, बड़े बड़े नोट दिखते हैं। तो क्या ईडीआई ने परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि भैया टीएमसी के लोग जो हैं वो पैसा कमा रहे हैं उल्टे सीधे तरीकों से? क्योंकि मुझे ये भी याद है जब पार्थ चैटर्जी को कोर्ट में पेश कर रहे थे तो एक महिला ने चप्पल खींच के मारी थी कि भाई हम लोग इतने गरीब हैं और यहां पर नेता लोग का इतना पैसा है। तो क्या परसेप्शन की लड़ाई में जो है ममता दीदी जो है वो पिछड़ रही हैं, और इसीलिए इस लड़ाई में एक हाथ आगे जाने के लिए इस तरह के प्रस्ताव पारित किया गया?
अशोक जी, बंगला में एक कहावत है कि चोरेर मायर गोलाय बोडो जोर। सौरभ दा बंगला भाषी हैं और वो शायद इसका अर्थ समझते होंगे। बंगाल में ये बहुत मशहूर है कि जो चोर की माँ होती है उसके गले में बड़ा जोर होता है, वो ज्यादा चीखती है। आपको मालूम होगा कि ये सारी बातें ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने उस समय की है जब उनके शिक्षा मंत्री स्तर का व्यक्ति सलाखों के पीछे है। माध्यमिक बोर्ड परिषद का जो प्रधान रहा है वो सलाखों के पीछे है। एससीसी का सलाहकार सलाखों के पीछे है। आपको याद होगा कि सदियों पहले, वर्षों पहले, जब लॉर्ड मैकाले ने, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, आदरणीय करनाल सिंह जी भी बैठे हैं, कि भारत की शिक्षा पद्धति को तैयार लॉर्ड मैकाले ने किया था। और लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति को तैयार करने के पहले पूरे भारत का भ्रमण किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत की जो गुरुकुल की या जो शिक्षा पद्धति है, भारत की जो संस्कृति है, उसको इसलिए नहीं मिटाया जा सकता क्योंकि यहाँ साक्षरता है। बंगाल में साक्षरता रही है, बंगाल शिक्षा प्रेमियों का गढ़ रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियत यहां हुई है। तो पश्चिम बंगाल की जो शिक्षा और बंगाल की जो संस्कृति है उसको नष्ट किए बिना ममता बनर्जी मूर्खों की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चला सकती। लोगों को फ्री में अनाज देना, तमाम सुविधाएं देना और उसके बदले में तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार करना। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी ने कहा था कि 294 सीटों पर हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ रहे, मैं अकेले लड़ रही हूं। इस बात का अर्थ निकालना चाहिए कि वो आज प्रमाणित हो रहा है। और जो खेला होबे की बात ममता बनर्जी कहती थी, चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने पुलिस को धमकी दी थी। आज ईडी और सीबीआई तमाम चीजें बेनकाब हो चुकी है, ये नंगे हो चुके हैं। किस स्तर के नेता, आपको याद होगा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की आप ही की पार्टी के नेता लोग यहां पर कट मनी लेते थे और जब विरोध हुआ था तोलाबाजी का, पूरे देश में ऐसी नजीर शायद कहीं नहीं मिलेगी कि कर्नाटक में 40% का कमीशन चल रहा है। कर्नाटक में कब ईडी और सीबीआई की जांच करेंगे? ये दोहरा अपने गिरबान में झांकिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने गिरबान में झांकिए, स्वीकार कीजिए ना। आप स्वीकार कीजिए कि पार्थो चटर्जी के जो बंधु मित्र हैं उनके कई करोड़ रुपए मिले हैं। ओके, उनके घर में पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्रालय के विभाग का लिफाफा मिला है। ओके, एक एक करके प्लीज एक एक करके एक मिनट प्लीज मेरा निवेदन है। एक मिनट, प्रकाश जी और स्वयं पुरोहित जी, प्रकाश जी एक मिनट, मेरा आपसे निवेदन है। एक एक करके मैं समय दूंगा। एक मिनट, एक मिनट। बचाव करने की बजाय ममता बनर्जी को चाहिए। और ये देखिए, ईडी और सीबीआई तमाम अधिकांश वो मामले कर रही है जो कोर्ट के आदेश पर जिनकी जांच चल रही है। आज विधानसभा में ममता बनर्जी अगर इस प्रकार का प्रस्ताव लाती है तो परोक्ष रूप से ये कोर्ट की अवमानना भी है। ये कहीं ना कहीं ये भी इंगित है, ये तो गनीमत है कि ये इंपॉर्टेंट, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही प्रकाश जी, क्योंकि ये तमाम कार्रवाई जो है वो अदालती प्रक्रिया से चल रही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अभी तो आपने सीबीआई ईडी के खिलाफ किया, क्या कोर्ट के खिलाफ भी इस तरह का प्रस्ताव पारित हो जाएगा कल को? ये भी एक सवाल है। मैं स्वयं पुरोहित जी आपको मौका दूंगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आप ही को मौका दूंगा। कई सारे सवाल उठ गए, आप प्रकाश जी को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ और सवाल जो उठ रहे हैं उन पर आपको रिस्पॉन्ड करना होगा इस ब्रेक के बाद। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया सीबीआई और ईडी के खिलाफ। देश में ऐसा करने वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा शायद पहली होगी, क्योंकि ऐसे केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव पारित करना, इसके क्या मायने हैं? कानूनी रूप से इसके कोई मायने नहीं, लेकिन ये कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है परसेप्शन की लड़ाई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कई लोगों के घर से करोड़ों रुपए के नोट निकले थे पश्चिम बंगाल में, देश भर में निकल रहे हैं, झारखंड में भी हमने देखा, कई और जगह भी करोड़ों रुपए के नोट निकले। तो क्या परसेप्शन की लड़ाई जो है उसके लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया, यह दिखाने के लिए कि ईडी और सीबीआई दरअसल गलत कार्रवाई कर रही है। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सौरभ सिकदर जी जुड़े हैं बीजेपी से, स्वयं पुरोहित जी टीएमसी से, प्रकाश चंद्राले जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और करनाल सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व डायरेक्टर ईडी के हैं। तो स्वयं पुरोहित जी, सवाल ये कि ये जो पूरी कार्रवाई, प्रकाश जी ने एक इंपॉर्टेंट बात की, आप उनके पॉलिटिकल अगर चीजें हैं तो उस पर आप अलग रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो मैं सौरभ जी से भी पूछूंगा कि भाई आपके लोग क्यों नहीं पकड़े जाते, बार बार ये तो सवाल उठते ही ना। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सारी कार्रवाई, ज्यादातर कार्रवाई जो है ना, ये कोर्ट के आदेश पर हो रही है। तो फिर इसका मायने क्या है? क्या कोर्ट के खिलाफ आप लोग जाना चाह रहे हैं, या फिर ये मैसेज है कि कोर्ट गलत कर रही है और कल को फिर लोगों को डर है कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा अदालतों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कानून तो कहां बनता है? कानून असेंबली में, कानून पार्लियामेंट में बनते हैं। कानून तो वही बनते हैं ना, कोर्ट को तो उनको पालन करना है। कोर्ट जजमेंट दे सकता है,
मगर कानून बनाने का काम कहाँ होता है? वो हमारे जो संविधान के जो रक्षक है वो लोग करते हैं। अभी देश के अंदर में जो अंग्रेजी की तानाशाही, अंग्रेजों की तरह तानाशाही सरकार है, ये क्या करती है? जहां विपक्षी सरकारें हैं उनको या तो पैसों से खरीद लेना, ईडी सीबीआई का डर दिखाना। इनके अपने तो सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, साधु बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो पैसों को हाथ ही नहीं लगाते हैं, इनको तो ट्रेनिंग मिली हुई है, पैसों को हाथ नहीं लगाते हैं। लाखों करोड़ों के सूट पहनते हैं, लाखों रुपए के चश्मे पहनते हैं, मगर इनको यह नहीं पता कि ये पैसे कहां से आते हैं। कोई इनको ऐसे 52 करोड़ जो बरामद हुए, नहीं 52 करोड़ 666 ओके, एक मिनट सौरभ सिकदर जी, एक मिनट मैं स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी एक मिनट, मैं एक विषय समझना चाहता हूं, फिर मैं जाऊंगा सिकदर जी के पास। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सारे ही नेता भ्रष्ट हैं, तो सिर्फ छापे हम पे क्यों? ये कि भाई बीजेपी के भी नेता भ्रष्ट हैं, कांग्रेस के भी, तो टीएमसी के नेता भ्रष्ट हैं, हमको क्यों निशाना? आप ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, फिर हम ये बोलना चाह रहे हैं, जो भी व्यक्ति भ्रष्ट है इस देश के अंदर में, जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी दल का हो, उसकी सजा जेल के पीछे है। तो पार्थ चटर्जी पर ईडी की कार्रवाई सही थी ना? अगर कोर्ट उनको मुजरिम करार करता है तो उनको आजीवन कारावास करिए, हमारी तरफ से सही है ना? मतलब पार्थ चटर्जी, जब पार्थ चटर्जी के यहां से नोट बरामद हुआ तो वो ईडी ने सही किया ना? अगर शुभेंदु अधिकारी को टीवी में अरे शुभेंदु अधिकारी पे आ जाता हूं मैं, एक मिनट, शुभेंदु अधिकारी पे मैं आ जाता हूं, लेकिन मैं पहली बात पूछ रहा हूं कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता के यहां से जो करोड़ों रुपए, 50 करोड़ रुपए जो नकदी और सोने के, वो सही है ना ईडी की कार्रवाई? एक मिनट प्रकाश जी, नहीं ये बताइए। अरे भाई शुभेंदु अधिकारी पर मैं आ जाऊंगा, एक मिनट स्वयं पुरोहित जी, एक मिनट प्लीज, मैं शुभेंदु अधिकारी पर अगला सवाल मैं सौरभ जी से पूछूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्थ चटर्जी और अर्पिता के यहां से जो करोड़ों रुपए के नोट निकले, वो ईडी ने सही कार्रवाई की ना? नहीं, ईडी जो पक्षपात की कार्रवाई कर रही है, हमें उसका विरोध है। नहीं पक्षपात मतलब नहीं है, आप फिर वो इनको बचाव कर रहे हैं। नहीं मैं तो पूछूंगा, अरे मैं सौरभ सिकदर जी से पूछूंगा मैं ये सवाल, मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं जो मुझे आपसे पूछना चाहिए। अभी प्रकाश जी ने कहा कि वो टीएमसी में थे, अरे टीएमसी में, अरे बाबा एक मिनट सुनिए, कौन कहा था मेरा ये मायने नहीं है, सुनिए कौन, नहीं एक मिनट, अरे बाबा कौन कहा था मेरा ये मायने नहीं है, मैंने कहा एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूं, अगर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ छापा, ये मैं सौरभ सिकदर जी से पूछूंगा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पार्थ चटर्जी और वो पकड़े गए, वो सही थी कार्रवाई? ईडी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो रही है, उसका विरोध है। टारगेट कार्रवाई करके पार्थ चटर्जी क्या टारगेटेड थे? 100% टारगेट करके किए गए। बस ओके, ठीक है, ओके पार्थ चटर्जी, बट ये देखिए एक मिनट, ओके मैं आगे नहीं, और अरे शुभेंदु एक मिनट स्वयं पुरोहित जी, आपने जो सवाल उठाया मैं वही पूछ रहा हूं सौरभ जी से, अब मैं वहीं पे जा रहा हूं सौरभ जी से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इस प्रोग्राम में ये हुई कि स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं कि पार्थ चटर्जी टारगेटेड थे। अब मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरी बात सुनिए, वो जो पैसे सर हमारा घटक के भी क्रेडिट हुई, सर घटक क्या मिला? सर मैंने पार्थ चटर्जी की बात की, ओके सौरभ सिकदर जी, ओके सौरभ सिकदर, रुकिए सर, नहीं रुकिए मैं आ रहा हूं, प्लीज। अरे मेरा निवेदन है बहुत महत्वपूर्ण, सुनिए एक मिनट, मेरा निवेदन है, सुनिए यहाँ पे करनाल सिंह जैसे, सुनिए हमारे साथ वरिष्ठ एक आईपीएस अधिकारी बैठे, वो भी देखेंगे कि हम लोग भी किस तरह की डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये डिबेट नहीं अच्छी, हम अपनी पहले मेरे को एक सवाल, हम तर्क के साथ सवाल साथ में बोलिए, सवाल है, अधिकारी जी से सवाल है, आप उनसे ये पूछिए कि कल जो एफआईआर हुई है कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ में, मोदी जी ने भी उन्हें करप्शन में कहा था कि उनसे रावण भी होता तो करप्शन में हार जाता येदियुरप्पा को। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रणाली में ले लिया, अपनी लोकसभा की जो उच्च टीम है, जहां से गडकरी जी को हटा के उनको ले लिया। तो ऐसे करप्शन वाले नेताओं को आप अपनी पार्टी में बिठा रहे हैं, उनके खिलाफ कल एफआईआर नहीं हुई है, ईडी कब जांच करेगी? 24 घंटे हो गए एफआईआर हुए। सौरभ जी रिस्पॉन्ड कीजिए, आपके यहाँ भी कई करप्शन के मामले होते हैं, और वो शुभेंदु अधिकारी का भी नाम ले रहे हैं कि भाई वो भी तो ऐसे हैं, उनके खिलाफ भी कई आरोप है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सीबीआई ईडी की जांच नहीं होती। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने अभी मेंशन किया
ये सारे इंक्वायरी कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। और अगर टीएमसी को या किसी को भी लगता है कि ये एजेंसी पक्षपात कर रहे हैं, ये एजेंसी काम नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। जब हाजिरी बचाने के लिए, फेस नहीं करने के लिए 10 बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, तब तो जाके बोल ही सकता है कि एजेंसी काम ठीक से नहीं कर रहा है। नंबर 2, जो अभी माननीय कर्नल सिंह जी ने बोला, एक बात गौर करने वाली बात है कि ईडी या सीबीआई तथ्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे अपना इन्वेस्टिगेशन करता है। तो अगर वहां पे कोई एविडेंस ऐसे है ही नहीं, तो उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको मैं फिर से दोहराता हूं, आपको अगर लगता है एजेंसी पक्षपात कर रहा है, एजेंसी काम नहीं कर रहे, तो जिस कोर्ट के ऑर्डर से ये इंक्वायरी हो रहा है, आप वहां पे क्यों नहीं बता रहे हैं? नंबर 3, शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद अपने स्टेटमेंट देके, प्रेस स्टेटमेंट देके ये क्लियर कर दिया था कि नारदा मामला में जब उनको बुलाया गया था, उसने क्लियर वहां पे बोल के आया है कि अभिषेक बनर्जी ने ये कॉन्स्पिरेसी करवाया था केडी सिंह के जरिए। तो आज जो है, अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है, जो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाइए। अभिषेक बनर्जी उस समय अभिषेक बनर्जी 2016 का मामला, हर एक समन आता है, आपके लीडर कोर्ट में दौड़ते कि भैया मेरे को नहीं जाने सीबीआई के पास, मेरे को नहीं जाना, ऐसी बात कर रहे हैं। ओके, दोनों लोग रुकिए, प्लीज दोनों लोग, मैं करनाल सिंह जी के पास जा रहा हूँ। ओके, रुकिए, स्वयं पुरोहित जी रुकिए, सच्चाई के साथ खड़ा है। स्वयं पुरोहित जी रुकिए, सच्चाई के साथ 1 मिनट में प्लीज निवेदन कर रहा हूँ। सुनिए, दोनों लोग प्लीज रुकिए। ओके, दोनों लोग प्लीज, करनाल सिंह जी, मैं करनाल सिंह जी के पास जा रहा हूं, प्लीज रुकिए आप दोनों। करनाल सिंह जी, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है, या राजनीतिक पार्टियों को अगर ऐसा लगता है कि भाई अगर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, केंद्र सरकार का दबाव है, तो क्या उसकी रेमेडी है? क्या आपको लगता है कि ये भले ही अगर शक है या परसेप्शन भी है, तो भी क्या आपको लगता है कि कोर्ट में जाकर के, या फिर क्योंकि कई हमने देखा ईडी की कई कार्रवाइयां, जैसे हम नेशनल हेराल्ड का मामला ले, वो भी अदालत के में गए, उसके बाद वो पूरा मामला खुला। क्या आपको लगता है कि अगर किसी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि ये टारगेटेड कार्रवाई हो रही है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? क्या वो कोर्ट में जा सकता है? करनाल जी, आप म्यूट पे हैं सर। हाँ, निश्चित रूप से इसमें भी जो कुछ केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। अगर किसी के पास किसी भी के खिलाफ कोई एविडेंस है और अगर उनको लगता है एजेंसी एक्शन नहीं ले रही, तो कोर्ट पे जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हैं, और अपने एविडेंसेस दिखाएं। बिना एविडेंसेस के अगर आप एलिगेशंस लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो हो गया कि हमें क्यों पकड़ रहे हैं, औरों को क्यों नहीं पकड़ रहे। जैसे कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो कहता है जी और चोरों को क्यों नहीं पकड़ रहे। लेकिन अगर एविडेंसेस हैं, जितने विश्वास के साथ ये लोग कह रहे हैं, तो उस एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें ना, कहीं हाई कोर्ट में करें, सुप्रीम कोर्ट में करें। मियरली ये कहने से कि दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, ये तो कोई बात नहीं बनती। जिन लोगों को ईडी ने पकड़ा है या सीबीआई ने पकड़ा है, जहां सर्च किया वहां कितना अमाउंट मिला, आप ये तो देखिए। और ये इंडिकेट करता है कि ये लोग कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व थे, गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अगर गलत एक्टिविटीज वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है, इस चीज को ध्यान रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इन लोगों के पास कोई एविडेंस है तो कोर्ट में जाएं। ओके, लेकिन आपको ये लगता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ईडी टारगेटेड कार्रवाई कर रही है, क्या आपको लगता है कि ईडी वास्तव में, आपने शुरू में ही कहा कि जब ईडी के पास कुछ सबूत होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है या ऐसी चीज है कि भाई सबूत शायद किसी और के खिलाफ भी जुटाए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर ईडीआई काम नहीं करती क्योंकि उसको राजनीतिक तौर पर जो है वहां कार्रवाई करने के लिए उसको हरी झंडी नहीं मिलती? सबूत बेसिकली मिलते हैं, मिलते हैं। जैसे पैसे मिले, रुपए मिले जब सर्च की गई, तो ये एविडेंसेस मिलते हैं, तभी कार्रवाई होती है। एक्चुअली अगर आप देखें कि पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस जो है, एक वोरा कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये निकाला था कि किस तरह से बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं क्रिमिनल से कनेक्टेड हैं, और जब इन पे कार्रवाई होती है तो सर्टेनली बहुत से पॉलिटिशियन चिल्लाते हैं कि जी क्यों कार्रवाई हो रही है। ईडी का काम और सीबीआई का काम आसान नहीं है,
क्योंकि जब हाई प्रोफाइल लोगों पे हाथ डाला जाता है तो सडनली शोर बहुत मचता है, और उस समय केवल कोर्ट ही है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को भी और सीबीआई के ऑफिसर्स को भी। अदरवाइज ये कई केसेस मुश्किल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल शारदा स्कैम था। शारदा स्कैम में कुछ लोग गए कि इस लोग को लोकल पुलिस से सीबीआई में दिया जाए। बंगाल के लोगों ने उसको अपोज किया, बंगाल की गवर्नमेंट ने, पुलिस ने उसको अपोज किया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीबीआई में ट्रांसफर किया। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह से क्यों अपोज कर रहे हैं सीबीआई में केस जाने को उस समय, और बाद में शारदा स्कैम में कितनी चीजें निकली, कितना बड़ा स्कैम था, कितने चिट फंड में कितने लोगों को उसमें नुकसान हुआ, हमें ये भी देखने की जरूरत है। और अगर इस तरह से जो क्रिमिनल नेक्सस है अगर उनको नहीं पकड़ेंगे तो देश को कितना नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी बड़े लोगों पर हाथ डाला जाता है तो इस तरह का शोर मचता है, और बंगाल में क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं वो नोटों के साथ पकड़े गए हैं तो फिर इसलिए एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि ईबी सीडीआई। लेकिन प्रकाश चंडालिया जी, सवाल फिर वही है कि ये परसेप्शन की लड़ाई अगर जो है, मैं मूल सवाल पर आ रहा हूँ, क्या परसेप्शन की, क्योंकि ममता जी की एक छवि थी जो आपने शुरू में भी जिक्र किया कि पूरे बंगाल में उनके पोस्टर लगे थे, अब उस तरह के पोस्टर नहीं लगाते वो। पूरे बंगाल में एक छवि थी कि ममता दीदी जो है बड़ी ईमानदार, और ममता दीदी के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस एक्चुअल में नहीं है, उनके निजी तौर पर बोला जाता था। हाँ, निजी तौर पर मैं कह रहा हूं। लेकिन उनकी पार्टी में लोग इस तरह से जो है इतने पैसों के साथ, तो क्या परसेप्शन की लड़ाई वो हार चुकी है? देखिए, ये टोटल चीज को समझने की आवश्यकता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। शिक्षा के बंगाल का जो सबसे बड़ा शिक्षा का स्तर था उसको चौपट कर दिया गया है। अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री स्तर तक के लोग पकड़े जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय में जिस लेवल तक ममता बनर्जी नीचे गिरी है, मुझे नहीं लगता कि पूरे पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा कभी कुछ हुआ होगा। पूरे देश में भी शायद ऐसा कभी इसके पहले नहीं हुआ होगा। अभी कुछ दिन पहले अशोक जी, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी बड़े बड़े ममता बनर्जी की सरकार के जो मंत्री हैं उनके बयानों पर गौर करना चाहिए। खिदिरपुर में वो अंचल पश्चिम बंगाल कलकत्ता के जो मेयर फिराद हकीम, उनका इलाका माना जाता है, वो बंगाल के मंत्री भी रहे हैं। उनके इलाके में एक व्यक्ति नासिर अहमद संभवतः नाम है उनका, उनके यहाँ पर रेड की जाती है, 17-18 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। उस दिन उनका बयान आता है कि पश्चिम बंगाल में निवेश न आए, उद्योग कारखाने न पनपे, इसके लिए यह प्रकार की कार्रवाई की जाती है। आप बताइए कि किसी के यहाँ से 17-18 करोड़ रुपए की 20 करोड़ की नकदी मिले और आप उसको बंगाल के निवेश न आए इस प्रकार की बातों से जोड़ रहे हैं। बंगाल में निवेश के नाम पर प्रत्येक वर्ष पर एक ग्लोबल समिट किया जाता है, उसके क्या नतीजे आए हैं, अगर उसके पूरे लब्बो लुबाब को अगर जोड़कर देखा जाए तो शायद बंगाल में आज एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। इतने निवेश दिखाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और है। उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, जो एक फेडरल सिस्टम में जो मान्य परंपरा है, जो मर्यादाएं होती हैं कि केंद्र और राज्य का समन्वय, केंद्र और राज्य का संपर्क राज्यपाल के साथ में या अधिकारियों के साथ में बड़ा ही एक उच्च स्तर का रहता है, विरोध के बावजूद। विरोध हमेशा रहा है। पश्चिम बंगाल में जब वाम मोर्चा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, अब उसके बाद भी देख लीजिए कि जब हमारे राज्यपाल जगदीप धनखड़ हुआ करते थे और जब कभी भी उन्होंने यहाँ किसी रिपोर्ट के लिए यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया, डीजी को कॉल किया, तो उनको हमेशा वहां पर राजभवन जाने से रोका गया। ये परसेप्शन क्या है, ये परंपरा क्या है? राज्यपाल का एक ओहदा है, राज्यपाल एक संपूर्ण पश्चिम बंगाल के अभिभावक संवैधानिक पद पर है। ये परंपरा ममता बनर्जी ने खड़ी की है कि राज्यपाल भी अगर किसी अधिकारी को बुलाए वहां नहीं जाना है। आलापन बंदोपाध्याय का इशू भूले नहीं होंगे स्वयं प्रकाश जी। केंद्र सरकार ने उनको कॉल किया था, प्रधानमंत्री बंगाल आए थे, उनसे मिलने के लिए वो आलापन बंदोपाध्याय नहीं गए। पूरा देश इस बात को भूला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोका नहीं जाना। अरे आप लोगों का वश चले तो आप तो सरकारों सुप्रीम को कोर्ट गिराने के लिए ये क्यों कर रहे थे? पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओके, आपकी सरकार का अगर वश चले तो ओके, हम विषय से भटक रहे हैं। मैं विषय पर लौटना चाहता हूं। ओके, मैं विषय पर लौटना चाहता हूं। एक मिनट, आपने शिक्षा की बात मीडिया, ओके, एक मिनट, स्वयं पुरोहित जी, प्रकाश जी रुकिए, मैं विषय पर लौटना चाहता हूं क्योंकि विषय इंपॉर्टेंट है। सवाल अब ये भी है ना कि आखिर इससे क्या हो जाएगा? आपने प्रस्ताव पारित कर दिया, क्या ईडी सीबीआई को रोक देंगे आने से? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ पश्चिम बंगाल में जो है
सीबीआई को या फिर केंद्रीय एजेंसियों को रोका गया, तो क्या आप सीबीआई एनएचआरसी को भी रोका गया, एनएचआरसी को भी रोका गया। हाँ, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल असुविधा बिल्कुल, मैं उसी क्या पर है? आऊंगा, मैं आ रहा हूं सर, मुझे एक और ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद इसी सवाल पर आऊंगा। और दूसरी बात ये है स्वयं पुरोहित जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है जो सब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपत्ति है आपको, आपके पास प्रमाण है, सबूत हैं, या फिर आपको लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में, अभी आपने कहा स्टे मिली है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, स्टे ले लीजिए। स्टे क्यों नहीं ले लेते? मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जिस तरह से प्रस्ताव पारित किया है ईडी सीबीआई के खिलाफ, इसके क्या मायने हैं? परसेप्शन की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, या फिर दरअसल जो पश्चिम बंगाल में और देश भर में सीबीआई ईडी कार्रवाई कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के नोट बरामद हो रहे हैं, उससे जो है डर करके इस तरह का किया गया? इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। सौरव सिकदर जी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, स्वयं पुरोहित जी टीएमसी से, प्रकाश चंडाले जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और करनैल सिंह जी पूर्व डायरेक्टर हैं ईडी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं पुरोहित जी, आपके पास रास्ता था, अगर आपको लगता है कि ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, आप कोर्ट चले जाए, कोर्ट की उससे ईडी कार्रवाई कर रही है, कोर्ट के आदेश से ईडी कार्रवाई कर रही है, आप कोर्ट चले जाते, टीएमसी सरकार चली जाती, आपके नेता चले जाते। इसके बजाय विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, क्या हो जाएगा प्रस्ताव पारित किया गया है वो किसी टीएमसी के नेता के लिए नहीं किया गया है, ये कोई भी विधानसभा के विधायक है, सबके लिए, विपक्षी पार्टी को, जहां केंद्र के अंदर में केंद्र नहीं। सर, इसके मायने क्या है? इससे होगा क्या? इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। बताइए। देखिए, देश के अंदर में जो स्थिति है, 6 राज्य आपको गिना रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3000, अभी इन्होंने शिक्षा की बहुत चिंता की। प्रकाश जी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शिक्षा के प्रति इनको बताता हूं कि इनका देशभक्ति वहां कब चली, कहां चली जाती है, जब व्यापम घोटाले के अंदर में शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उनकी शिक्षा प्रेम कहां चला जाता है जब 3000 लोगों को सर बार-बार सुनिए सर, स्वयं पुरोहित जी सुनिए, अरे बाबा एक मिनट, स्वयं पुरोहित जी मेरा एक, स्वयं पुरोहित जी एक मिनट, नहीं स्वयं पुरोहित जी मेरा एक स्वयं पुरोहित जी सुनिए, स्वयं पुरोहित जी सुनिए, स्वयं पुरोहित जी, आप बंगाल पे सवाल उठते हैं तो आप भाग जाते हैं कहीं और। मैं समझ नहीं पा रहा बंगाल पर आप टीएमसी सुनिए, नहीं बड़ी अजीब सी बात है। मैं आपसे बंगाल को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, आप कभी, एक मिनट प्रकाश जी रुक जाइए, नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूं सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं, अरे बाबा आप सुनिए सर, नहीं स्वयं पुरोहित जी सुनिए, एक मिनट, नहीं चिल्लाने से नहीं होगा, सर, चिल्लाने से मैसेज जाता है, चिल्लाने से मैसेज जाता है कि आप गलत हैं, चिल्लाने से नहीं होगा सर, चिल्लाने से मैसेज जाता है कि आप लोग गलत हैं। आप मेरी बात सुनिए, शांति से सुनिए, शांति से सुनिए मेरी बात, शांति से मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब मैं पूछता हूं कि वहां नोट पकड़े जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई छापे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पड़ रहे। जब शिक्षा बंगाल की बात होती है तो आप कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की भी चौपट है। चलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या सुनिए सर, सुनिए, क्या आप, नहीं ठीक है, आप अगर सुनिए, मैंने पहले ही कहा स्वयं पुरोहित जी, मैंने पहले ही कहा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि देश भर के नेता भ्रष्ट हैं और हम पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है, तो आप खुल के कहिए कि हाँ भाई जैसे बीजेपी के भ्रष्ट हैं हमारे भ्रष्ट हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों। आप वो भी नहीं कह रहे, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। आज प्रकाश जी और आप भी तो एक तंत्र है, आप भी तो एक लोकतंत्र के तंत्र, आप सच्चाई बोलिए ना। तो सर मैं तो सच्चाई बोलने के लिए आपको बैठा रखे हैं, आप बोलिए सच्चाई सर। नहीं, आप लोग टीवी में चैनल, अरे सर आपसे मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं, मैं सौरव सिकदर जी से सीधे सवाल पूछ रहा हूं। आप एक तो प्लीज, एक तो सुनिए स्वयं पुरोहित जी प्लीज, स्वयं पुरोहित जी प्लीज, मैं फिर एक बोलने दीजिए। अरे मैं आपको बोलने दूंगा, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। हम जब शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे ना, बंगाल क्योंकि हम आज ये बंगाल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, नहीं ठीक है। अरे फिर वही बात, आपके हेडलाइन क्या चल रही है, हेडलाइन चल रही है भ्रष्टाचार से कमाई, ईडी सीबीआई से लड़ाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल लड़ाई है, बिल्कुल विषय पे डिबेट हो रही है, ठीक है। इस विषय के अंदर में भ्रष्टाचार से लड़ाई के अंदर में केंद्र सरकार जो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल बंगाल के लिए कर रही है। सर मैंने सीधा, ओके चलिए मैं मान गया, मैंने सीधा सवाल पूछा। स्वयं पुरोहित जी मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने बड़ा सीधा सवाल, नहीं मैं एक मिनट सुनिए ना, मैं मान गया, मैं चलिए, आपने कहा पूरे देश में भ्रष्टाचार है, बंगाल में सिर्फ कार्रवाई कर, ओके मैं एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, अरे सर सुनिए तो सही ना, मैं मान गया कि चलिए टारगेट कार्रवाई, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। चलिए टारगेटेड कार्रवाई कर रही है सीबीआई ईडी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए,
कोर्ट का मामला है ना, अभी कोर्ट में मामला नहीं है क्या? चार्जशीट कोर्ट में फाइल है हुई ना? कोर्ट में मामला है, नहीं तो चार्जशीट फाइल हुई है। आप इसको कोर्ट आप बलय घटक के या जानकारी हुई, कोर्ट में नहीं गया ना मामला? उनके घर से 14,000 रुपए मिले, आपको पता? आप कभी चैनल में डिबेट कराए कि बलय घटक के अरे बाबा। यहाँ ईडी सीबीआई राज्य की उनके हमारे मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, उनके यहाँ रेड हुई 14,000 रुपया अगर मिला तो डर किस बात के? अब डर क्यों रहे? 14,000 रुपए मिले, अब डर क्यों रहे हो? तो अच्छी बात है ना। बलय घटक दिल्ली में प्रकाश जी बोलिए, प्रकाश जी बोलिए। स्वयं प्रकाश जी थोड़ा सा पानी पीजिए। बंगाल में पानी पर कर नहीं है, थोड़ा सा पानी पीजिए, ठंडे दिमाग से मेरी बात पेशाब सुनिए। करने पे भी कर लगा दिया है जीएसटी आपकी सरकार ने। अरे सुनिए आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरी दो बातें खाली ध्यान से सुनिएगा। न्यूट्रल होकर बोलिए प्रकाश जी, बिल्कुल न्यूट्रल अच्छे वक्ता है, मगर आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 30 मैं सेकंड न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ। मैं आपकी दो बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए करनाल सिंह जी जैसे वरिष्ठ अधिकारी बैठे वो क्या सोचेंगे? पूरा देश देख रहा है। सच्चाई के साथ रहिए। अशोक, मेरी बात सुनिए। अशोक जी, हाँ। स्वयं प्रकाश जी ने मुझे कहा कि मेरे शिक्षा प्रेम पर इन्होंने बड़ा चुटकी की। मैं आपकी पार्टी की नेत्री को, उनके शिक्षा प्रेम को उसी दिन से प्रणाम करता हूं जिस दिन उन्होंने, ज्योति बाबू बंगाल के मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय यहां पर उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया था, डॉक्टर ममता बनर्जी। और बाद में पता चला कि वो जिस यूनिवर्सिटी का उन्होंने शो किया था वो विश्वविद्यालय कोई अस्तित्व में ही नहीं है। चलिए विषय पर आ जाते हैं। सुनिए विषय पर आ जाते हैं। विषय पर ओके रुकिए। अच्छा ओके अब रुकिए, मैं विषय पर आऊंगा। 1 मिनट, सिकदर जी ओके सिकदर जी ओके, अब रुकिए सिकदर जी 1 मिनट। सौरभ सिकदर जी प्लीज प्रकाश जी रुकिए, शिवम पुरोहित जी रुकिए। मैं बड़े सीधे सपाट सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं आ रहे? मैं बड़ा सीधा सपाट, लेकिन चलिए सौरभ सिकदर जी, क्योंकि शिवम पुरोहित जी, ये करनैल सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, और ये पूरी डिबेट में यही पिक्चर जा रही है कि इस परसेप्शन की लड़ाई है और कुछ नहीं है। पूरे डिबेट में ये लग रहा है कि ये परसेप्शन की लड़ाई है। ठीक है, परसेप्शन की लड़ाई राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, उसके बाद परसेप्शन की लड़ाई लड़ने के बाद वो जनता की अदालत में जाती है, जनता फैसला करती है, वो ठीक है। उखाड़ के फेंक दिया। अरे सर फिर वही बात, अब आप ठंडा पानी क्यों नहीं पी लेते सर? उखाड़ दिया, फेंक दिया, वो छोड़ दीजिए ना, वो छोड़ दीजिए, वो फैसला देखिए। तो अरे बाबा प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जरा ठंडा पानी पीजिए, जरा डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, विषय पर आ जाए। चलिए ठीक है ना सौरभ सिकदर जी, बार बार बात यही उठ रही है कि भाई सीबीआई ईडी जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बार बार यही बात उठ रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बीजेपी के लोगों को पकड़ नहीं जाता। तो फिर ये इसका इलाज क्या है? सर देखिए, पहले आपको एक क्रोनोलॉजी समझना होगा। राजीव कुमार कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर, उसके घर में सीबीआई रेड करने जाते हैं, वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाते हैं, धरने में बैठ जाते हैं बाकी आईपीएस ऑफिसर लोग को लेके। शायद देश में ऐसा घटना पहली बार हुआ है। कर्नल सिंह साहब बैठे हैं, वो बता सकते और कहीं हुआ होगा तो। दूसरी बात, उसके 3 मंत्री को अरेस्ट किया जाता है, तो पूरा निजाम पहले सीबीआई का जो दफ्तर है, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच जाते हैं और हजारों लोग उसको घिराव करके रखते हैं। तीसरी बात, जब पार्थो दादा अरेस्ट हुए और उनके जब पैसा निकल गया उसके घर से, उसके कोई जो जानकार है उनके घर से, और पूरा जो मीडिया ने इसको पूरा देश के सामने उठाया, तो ममता बनर्जी ने हाथ छोड़ लिया। लेकिन फिर अनुव्रत मंडल को अरेस्ट किया जाता है, तो वो आके बोलते हैं वो वीर है, वीर की तरह लड़ाई करते हैं। उसके बाद फिर मलाई घटक के घर में जब रेड होता है, तब वो ऐसे करते हैं। और आज क्या होता है कि वो पूरा ये विधानसभा में आज ये जो मूव किया है, इसका कारण खाली यही है कि ईडी और सीबीआई से डरने का जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं चोरों की रानी हूं, और आप लोगों को मैं प्रोटेक्ट करते रहूंगा, आप लोग डरना नहीं किसी से। तो हमारा लड़ाई जो है ये मुखिया से है। तृणमूल कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है जहां पे बिना ममता बनर्जी के इशारे के, उनके जानकारी का एक पत्ता तक नहीं हिलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने 99 अभियान किया था,
सेक्रेटेरिएट घेराव किया था, पुलिस ने हमारे ऊपर लाठी किया था? चलाया, हमारे क्यों किया था? क्यों किया था? उत्सव का माहौल है, आप लोग को उनको बंगाल इसका का पकड़ लिया किया था, उनका Okay. इसका पकड़ लिया किया था। ये सारे पूरा ये चोरों का सिंडिकेट वो लीड करती है, और जो पुलिस मंत्री भी हुए हैं, पुलिस मंत्री भी हुए हैं, आज सारा रास्ता उन्हीं तक जाता है और वहीं पे खत्म होता है। जड़ वहां पे वो जड़ को उखाड़ बंगाल के का फेंक रहा है। सेंटीमेंट दुर्गा पूजा इतना बड़ा ओके फेस्टिवल है, ओके आप ओके उसके साथ मजाक चलिए कर रहे चलिए हैं। मैं आखिरी कमेंट के लिए कर्नल सिंह जी के पास जा रहा हूँ। देखिए कर्नल सिंह जी, ये राजनीतिक लड़ाई हो गई है और राजनीति के इस चक्की में जो है सीबीआई ईडी जैसी जो जांच एजेंसी है वो राजनीतिक इस चक्की में पिसती दिख रही है। बार बार आरोप उनके ऊपर आ रहा है। सवाल ये कि ऐसे तो इन जो एजेंसियां उनकी विश्वसनीयता अगर विधानसभाएं पारित करने लगेंगी, स्वयं प्रकाश जी ने कहा गणतंत्र तो इससे बचेगा नहीं, लेकिन क्योंकि इससे कुछ फायदा तो होगा नहीं। कैसे मैं नहीं फिर बचेगा भाई साहब? अरे भाई सर साहब, एक मिनट गणतंत्र रुकिए। कैसे नहीं बचेगा? अरे आपने सर, जो- अरे आपने आपके बजाय- प्रस्ताव आप पारित गणतंत्र कैसे नहीं बचेगा? सर आप विपक्ष की आवाज को गणतंत्र दबाने सर के लिए गणतंत्र विपक्ष इसलिए नहीं का बचेगा क्योंकि गणतंत्र विपक्ष पहले ही की बचा आवाज हुआ को है। बचाने का आपके गणतंत्र प्रस्ताव कैसे पारित बचा करने हुआ से है? गणतंत्र का कुछ नहीं गलत फर्क पड़ेगा। इस्तेमाल है। आपका इसका आपका आवाज आपका सुनने प्रस्ताव के पारित लिए करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए अब सुनिए ना, मुझे कर्नल सिंह जी के पास जाने दीजिए। अरे आप गणतंत्र बचाना है तो ममता दीदी को कहिए राहुल जी के साथ निकल जाए भारत यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाए, देश भर में भ्रमण कर ले, पता चल जाएगा कितना गणतंत्र है। छोड़िए उसको, छोड़िए स्वयं पुरोहित जी, प्लीज स्वयं पुरोहित जी रुकिए। तो कर्नल सिंह जी, सवाल यह कि ये जांच एजेंसियां इस राजनीतिक पाटे में फंस रही है, ठीक है, तो आपको लगता है कि इससे इन जांच एजेंसियों की छवि पर जो है एक तरह का कीचड़ उछालने की कोशिश भी है, क्या इसका हल क्या है? देखिए, तो जांच एजेंसियों की जो छवि है वो डिपेंड करती है उनके एविडेंस जो कलेक्ट करते हैं उसकी कैपेबिलिटी पे। ठीक है। और अल्टीमेटली वो कैपेबिलिटी कोर्ट में जाके पता लगती है कि कोर्ट्स में क्या है। अब मैं ईडी का बता दूं, कुछ लोगों को गलत परसेप्शन है। 17 केस डिसाइड हुए हैं ईडी के अभी तक, 19 केस डिसाइड हुए हैं जिसमें 22 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। इस 19 केसेस में 17 केसेस कन्विक्टेड हुए हैं। अगर ईडी की कन्विक्शन रेट देखें तो अराउंड 85 से 90% के बीच में है। Okay. और ये करता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जिस पे भी कार्रवाई की है, वो बहुत सोच समझ के की है और उनकी विश्वसनीयता कोर्ट एक्सेप्ट करती है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर, क्योंकि ये डिबेट का लगातार पिछले कुछ दिनों से विषय रहा था। लोग पता नहीं क्या क्या आंकड़े देते हैं कि भाई इतने सालों में ईडी जो है उसका जो है कन्विक्शन रेट ही नहीं है, लेकिन आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या मैं एक बार दोबारा जानना चाहूंगा ये, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कर्नल सिंह जी। 19 केस डिसाइड हुए हैं अभी तक, क्योंकि कन्विक्शन रेट नंबर ऑफ केसेस जो डिसाइड होते हैं उन पर देखी जाती है, और उन 19 केसेस में से 17 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। ये कितने ड्यूरेशन, कितने समय में आप बात बताइए? ये सारे ड्यूरेशन का, क्योंकि देखिए हमारे कोर्ट में जो अरे स्वयं पुरोहित जी रुकिए प्लीज। सारे केसेस डिसाइड नहीं होते इतनी जल्दी, लेकिन जो कन्विक्शन रेट होती है वो केवल डिसीसिव केसेस के ऊपर होती है, ना कि कितने केसेस आपने कोर्ट में भेजे। यानी ओके, हाँ जी बोलिए कंप्लीट कीजिए। केस डिसाइड हुए हैं, जिससे 17 केस में कन्विक्शन हुआ है, 19 केस डिसाइड हुए, तो 17/19 मल्टीप्लाइड बाय 100। सारी दुनिया में यही कन्विक्शन रेट की डेफिनेशन है। ओके। भारत में यही कन्विक्शन रेट की डेफिनेशन है, और कोई डेफिनेशन है नहीं। ओके, ये महत्वपूर्ण बात है, पर मैं तो कहता हूं कन्विक्शन रेट एक तरफ है, लेकिन मैं सिर्फ 2 आंकड़े बार बार देता हूं और देश को जब समझने चाहिए, और वो 2 आंकड़े हैं बीते 3 महीनों में ईडी ने 100 करोड़ रुपए, आप सोचिए कि ये पैसा जो पलंग के नीचे 17 करोड़ रुपए लोग रखते हैं ना, वो उनकी ईमानदारी की कमाई नहीं होती। जो फ्लैटों में बाथरूम में भर भर के जो नोट रखते हैं ना, और जो सोने के जेवरात रखते हैं, वो उनकी ईमानदारी की कमाई नहीं होती। और एक फ्लैट से अगर 50 करोड़ रुपए, 8 करोड़ के सोने मिले तो वो ईमानदारी की कमाई नहीं होती। ये बात आप समझ लीजिए, चाहे कोर्ट में कन्विक्शन हो नहीं हो, लेकिन इतना तय है ये जो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए बीते कुछ सालों में जब्त किए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए। और ये 1 लाख करोड़ रुपए इस हिंदुस्तान के आम जनता के टैक्स से चोरी करके, हिंदुस्तान की चोरी का पैसा था जो इन लोगों के यहां से पकड़ा गया। इसलिए ईडी पर प्रस्ताव आप पारित करिए, सीबीआई पर सवाल उठाइए, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एजेंसी 1 लाख करोड़ रुपए 3 महीने में जो है वो 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी बरामद कर रही हो, उस एजेंसी को हमें सैल्यूट करना चाहिए कि वो एजेंसी बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन जो आरोप लगते हैं वो अपनी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।
दो टूक के प्रायोजक थे LIC, हर पल